हाँ, आज हम लोग अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, जो टर्माइल चल रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ा देखेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव में हम लोग देखा जाएगा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल क्राइसिस या आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड इस्लाम। तो इस पर्सपेक्टिव को ले करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी भी हिस्ट्री के लिए कोई कहीं का भी कोई कल्चर है, हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो चीज़, वो होता है जियोग्राफी। वहाँ का जियोग्राफी क्या है, किस तरह का है, वो लगभग सब कुछ शेप कर देता है। जियोग्राफी एंड देन वहाँ की क्या आइडियोलॉजी है, ये दो चीज़ें मिल करके एक होलिस्टिक व्यू आप किसी जगह के बारे में बना सकते हैं। क्या क्या? जियोग्राफी और वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। मैंने इसमें बेसिक हिस्ट्री भी डाल दिया है। बेसिकली ये जो बेसिक हिस्ट्री है, ये भी इसी से तय होता है, जियोग्राफी और यहाँ का जो आइडियोलॉजी है। ये मैं बस एक समझाने के के लिए ये चीज़ें मैं ड्रॉ किया हूँ, ताकि आपको पता लगे कि इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। कहीं का कुछ भी हिस्ट्री हो, या वहाँ का सिविलाइजेशन कैसे शेप होता है, या वहाँ पे हैपनिंग किस तरह की हो रही है, वो सब चीज़ें इन्हीं तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बेसिक जो हिस्ट्री है वो भी फर्दर जियोग्राफी और आइडियोलॉजी से ही तय होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी किस तरह का ज्योग्राफी है, मतलब फिज़िकल लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, मैप में वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे उसका क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह का है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन डेजर्ट है, बारिश होती है, प्लेन टेरेन किस तरह का है, वो सारी चीज़ें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो बॉर्डर है वो किस तरह का बॉर्डर है, वो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ लैंड है, या मैराइन है, मतलब कि किसी साइड में सी है, ओशियन है, समंदर है। इस तरह की चीज़ें का एडवांटेज है कि नहीं उस पर्टिकुलर जियोग्राफी को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जगह की स्टडी के लिए, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जानने के लिए। ये दो चीज़ें हमें मालूम हो और वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस। तो ज्योग्राफी प्लस फिर उसके बाद आइडियोलॉजी आता है। तो आइडियोलॉजी वहाँ पे किस तरह की आइडियोलॉजी है, अभी जो हम जिस पर्सपेक्टिव में बात करें अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ पे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की आइडियोलॉजी के बीच में क्लैशेस हैं। सब क्या है? कैपिटलिज्म है, लेड बाय यूएसए, सभी को पता है। दूसरा कम्युनिज्म, लेड बाय रसिया, और रेडिकल इस्लाम बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजीज़। यही तीन का पूरा ये जो टर्माइल है, यही तीन आइडियोलॉजीज़ का है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के केस में। ऐसे ही कहीं का और हमें जानना है तो वहाँ पे किस तरह की आइडियोलॉजी है, उसको हम जानेंगे, वहाँ का थॉट प्रोसेस किस तरह का है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, हिस्ट्री या वहाँ का सिविलाइजेशन किस तरह का हुआ है, वो सारी चीज़ें में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी यहाँ जो अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं उस क्राइसिस के, तो उसके बेसिक हिस्ट्री कि भाई इसका बेसिक हिस्ट्री रहा क्या है, वैदिक टाइम में क्या किस तरह का ज्योग्राफी में कैसा इतिहास था उस समय, किस तरह के लोग थे, बाकी क्या है, और किस तरह के इन्वेजन हुए, किसका किसका शासन रहा, ये बेसिक चीज़ें हम थोड़ा इस बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पहले तो इसका देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, क्यों इतना क्राइसिस है वहाँ पे, हमेशा होता है, हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो एक दो चीज़ें पहले जान लीजिए आप कि जो भी कुछ टर्म है जो कि हमें जानना चाहिए, जिससे कि एक्सप्लेनेशन में हमें आसानी रहेगी। जैसे कि हार्ट ऑफ एशिया, दूसरा ग्रेवयार्ड
ऑफ एम्पायर्स, मतलब एम्पायर्स का कब्र, बड़े बड़े शासनों का, बड़े बड़े राज्यों का, किंगडम का। उसके बाद गेट टू साउथ एशिया। ये 2-3 टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा जानेंगे तो और इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसका लोकेशन क्या है और ज्योग्राफी क्या है। तो ये जो है अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ द एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटर में है, पूरे एशिया के लगभग ये सेंटर में है, एकदम केंद्र में ये बना हुआ है। तो इसका सेंटर में है, तो कहीं से भी जो भी कंट्रीज़ हैं बाकी, अगर उन्हें साउथ एशिया में आना है, साउथ एशिया मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे साउथ एशिया में, और एक बहुत मेजर पॉपुलेशन इधर रहता है। तो साउथ एशिया तो मार्केट है वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को आना है तो ये एक गेटवे है, ये रास्ता है, बिना इसको क्रॉस ही करना होगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक स्ट्रेटजिक पोजीशन के ढंग से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका अफ़गानिस्तान का, नंबर 1। फिर इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। ये कौन ये टर्म क्वाइन किया ये नहीं पता, मतलब इस चीज़ को कौन पहले फर्स्ट टाइम बोला ये तो नहीं पता किसी को, लेकिन ऐसे कहते लोग मतलब कहते आ रहे हैं मैगजीन्स में, हिस्ट्री के बुक्स में और इस तरह से। तो होता ये कहने का ये क्यों ये टर्म क्वाइन किया गया, वो इस तरह से क्वाइन किया गया कि अलेक्जेंडर के टाइम से लेकर के, पहले अलेक्जेंडर आया, उसी समय मौर्याज का शासन था यहाँ पे, ये सब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में। फिर कुषाण का आया, फिर इस्लामिक इन्वेजन हुआ। तो इस तरह से और भी यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी भी था, हिंदू शाही डायनेस्टी। तो ऐसे करके बहुत सारे शासन यहाँ पे हुए हैं, बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं यहाँ पे, और सभी ने इन्वेजन किया और एक शासन स्थापित किया, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं रहा। बस इतना ही इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई आक्रमण करके जीत नहीं पाया। हमेशा इन्वेजन हुआ, लोगों ने जीता, लेकिन वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। उसके कई वजह थे। एक तो वजह ये कि इसकी ज्योग्राफी ऐसी है, इसका मतलब जैसे अगर वो आते हैं भारत में, तो भारत की का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो सॉयल है और बाकी सारी चीज़ें इतनी रिच है कि वहाँ पे रह करके उनको कुछ मिलेगा। ये ऐसा ज्योग्राफी है नहीं कि यहाँ पे इनको टिकने से भी कुछ मिलना नहीं है। तो उनको जो भी स्ट्रेटजिक फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा अगर मतलब हमारे यहाँ पे कब्जा रहेगा तो कहीं भी युद्ध करने में, आक्रमण करने में आसानी रहेगी। इस तरह के ग्राउंड पे इस पे कैप्चर करना मतलब ज़रूरी था। बाकी और ग्राउंड पे जो इधर के जगह हैं वो बहुत ज़्यादा अलग तरह का फिजिकल एडवांटेजेस हैं बाकी जगह के लोकेशंस का। जैसे पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, तो इसके सारे मतलब साउथ एशिया, तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए अब तो ये सारे आए और कोई स्टेबलाइज नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये हाइपरबोल है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मिला जुला लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई कुछ इसके बारे में। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। कहीं भी आपको इसके बगल में ओशियन या ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखेगी जिससे कि इनका ट्रेड रूट या कुछ ऐसा हो कि डिपेंडेंसी ना हो। जैसे अगर कोई कंट्री लैंडलॉक्ड है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर लैंडलॉक्ड है तो ये इन्हीं सारे कंट्रीज़ पे डिपेंड है। अगर कि सबने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे रूट, तो फिर ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी रहा है, जिसकी वजह से बहुत तरह के इसकी मतलब क्लैशेस होते रहे हैं और बॉर्डर स्टेट से इसके। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये लैंडलॉक्ड है, जो कि इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान
का ज्योग्राफी है कैसा, मतलब किस तरह का है यहाँ का ज्योग्राफी। तो आप जो ये ब्राउन कलर वाला जो दिख रहा है ना, जैसा आप मैप में हमेशा देखते हैं, तो ये ब्राउन कलर वाला क्या है, ये सारा, ये सब जो है ब्राउन कलर में ये माउंटेनियस रीजन है। तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का लगभग 70 से 80% क्या है हिस्सा माउंटेनियस है पूरा, ये सारा क्या है माउंटेनियस है। तो ये माउंटेनियस होने की वजह से इसका टेरेन, मतलब जो ज़मीन है वो इतना टफ़ है, ज्योग्राफी इतना टफ़ है कि यहाँ पे बाकी और भी कोई आक्रमणकारी आता भी था तो वो स्टेबलाइज होकर के यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। वो युद्ध किया, अगर जीत भी गया तो भी उतना स्टेबल होकर के यहाँ पे शासन नहीं कर सकता था। तो इसका यहाँ पे जो भी युद्ध होते थे उसमें जो बिल्कुल डिसिसिव जीत नहीं हो पाती थी बाकी लोगों की, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न जो था वो ये कि यहाँ का टेरेन टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। जो यहाँ के लोग हैं, जो डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स हैं, वही इन सब चीज़ों से बहुत परिचित थे और इसलिए उनका शासन रहता था। तो एक चीज़ तो ये है कि टेरेन बहुत टफ़ है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम ज्योग्राफी ऑफ अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो उसका नाम आएगा हिंदू कुश। हमने नाम सुना होगा, हिंदू कुश पहाड़ियाँ, हिमालय का ही एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना, हिमालय से ही आगे बढ़ते हुए। तो ये हिंदू कुश जो है, ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर तक हिंदू कुश फैला है। ये जो आप पहाड़ जैसा दिख रहा है वो सब हिंदू कुश ही है, मेन रीज़न ये है हिंदू कुश का। तो ये जो है एक साउथ एशिया के लिए, साउथ एशिया मतलब समझ जाइए भारत के लिए मैं कह रहा हूँ, ये भारत जो है यहाँ पे ये सब भारत ही था, ये सारा ये भारत ही अभी पाकिस्तान है। तो इसके लिए ये एक दीवार की तरह काम करता था ये। तो यहाँ से क्या होता था, इन्वेजन हमेशा से रुकता था भारत में, इसकी वजह से ये। तो इसलिए ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार डिस्कशन में, चर्चाओं में ये कहा जाता है कि इस्लाम करीब 500-600 AD में आ गया अरब में और लगभग हर जगह फैल भी गया 200 साल में, लेकिन भारत में आने में उसको 600 साल कैसे लग गए, 500 से 600 साल कैसे लगे। तो उसके ढेर सारे कई और इम्पॉर्टेंट रीजन्स में से एक ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हिंदू कुश को क्रॉस करना और उस पर पूरा इस्टेब्लिश करना, उसको क्रॉस करके फिर इतना पावर बचे कि जा करके सबको एनक्रोच करे, इतना ये मुश्किल था। इस वजह से हिंदू कुश एक बड़ा रीज़न था कि इस्लामिक इन्वेजन रुका, मतलब उसके स्पीड में, पेस में थोड़ी कमी आई। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कि ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो ये देखिए ईरान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये तजाकिस्तान है और इधर पाकिस्तान है, और इंडिया से भी बॉर्डर इसका शेयर होता है। ये जो देख रहे हैं वखान बॉर्डर, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है इंडिया के लिए। वखान कॉरिडोर, यहाँ पे ये जो है ये पाकिस्तान है। तो ये कौन सा पाकिस्तान है, POK वाला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहाँ से बॉर्डर इंडिया का मिलता है। तो इतने कंट्रीज़ हैं जिससे इसका बॉर्डर मिलता है। और ये जो इसमें है, इसको बोलते हैं, जो बॉर्डर मिलता है उस लाइन को बोलते हैं डूरेंट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, डूरेंट लाइन बोलते हैं। जो अफ़गानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, डूरेंट लाइन, ठीक है। पाकिस्तान, चलिए वो बाद में हम बात करेंगे, ये ठीक है ना। तो ये हो गया, थोड़ा थोड़ा हमने देखा इसका ज्योग्राफी किस तरह का है, ठीक है। लैंड लॉक्ड है, कोई इसका मैराइन ज्योग्राफी नहीं है, मतलब कहीं कोई किसी साइड में ओशियन या सी साइड नहीं है, कोस्टल रीजन नहीं है, ठीक है। मोस्टली क्लाइमेट ड्राई है, ठीक है ना। ये हो गया। ये जो है मैं एक पिक डाल दिया हूँ, इसमें थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देख करके पता, ये बाद में रहना था लेकिन अभी मैं डाल दिया। ये देखिए, इसमें कुछ देख करके आपको पता लग रहा होगा, इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको समझ में आ रहा। ये US आउट ऑफ अफ़गानिस्तान, USSR चला गया, ब्रिटिश एम्पायर का डेथ हो गया है, तुर्क ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, मंगोल्स भी लीव कर गए, और ये सारे आँखें। ये देखिए क्या दिया है, बिकॉज ऑफ टेरेन। ये जो यहाँ का टेरेन है वो इतना टफ है कि किसी को सर्वाइव करना यहाँ पे मुश्किल है। जो कि यहाँ के नेटिव हैं वो तो वहाँ पे रहते हैं,
तो उनके अलावा बाकी किसी को यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत टफ है। तो ये एक मेजर कॉज रहा कि बाकी कोई भी एम्पायर्स यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सके। दूसरी चीज़ अब आगे देखते हैं, ज्योग्राफी तो हो गया, बाकी जो आज हम देख रहे हैं अभी क्राइसिस अफ़गानिस्तान में, क्या हमेशा से ऐसा ही था, ये इस तरह की चीज़ें? तो उसके लिए थोड़ा सा और हमको पीछे जाना होगा कि एंशिएंट रिलीजन ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में किस तरह का रिलीजन, आखिर इसके पहले भी लोग रहे होंगे, अभी तो कम्प्लीटली अलग तरह का रिलीजन है, तो क्या क्या था? तो वहाँ पे हिंदुइज़्म की शुरुआत कब हुई इसका कोई सोर्स नहीं अवेलेबल है। मतलब ये कि हिंदुइज़्म वहाँ पे जब भी जो भी सोर्स अभी मिलता है उसके हिसाब से हिंदुइज़्म था ही वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो कि ऋग्वैदिक काल में वहाँ के उन स्क्रिप्चर्स में, ऋग्वेद में इस तरह के बहुत सारे मेंशन हैं, कई सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें आर्यों का वर्णन है। मतलब आर्य यहाँ पे थे इस साइड में, अफ़गानिस्तान के साइड में, उसमें ये मेंशन है, कई सारी नदियों का नाम मेंशन है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? काबुल, ऋग्वेद में काबुल का नाम है। काबुल, काबुल नहीं लिखा है, क्रुबू नाम से, क्रुभू, ठीक है। कुर्रम नदी का नाम है क्रुमू नाम से। तो इस तरह के कई नदियों का, जगहों का नाम ऋग्वेद में मेंशन है, जिससे ये हमें पता लगता है कि प्राचीन जो आर्य थे, हिंदू थे, वो उस रीजन में वहाँ पे इसकी रचना हुई है। बहुत सारे स्क्रिप्ट, ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना वहाँ पे अफ़गानिस्तान के आसपास ही हुई है, उसी रीजन में हुई है, ठीक है ना। तो ये हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि वहाँ पे हिंदुइज़्म बहुत पहले से था। कब से था नोन नहीं है, हमेशा से था। दूसरा, हमेशा से मतलब जब भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ उसके बाद हिंदुइज़्म था वहाँ पे। सेकेंड, वैदिक साहित्य में, स्क्रिप्चर्स में, ऋग्वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसका मेंशन है अफ़गानिस्तान का। दैट मीन्स कि वो सारा रीजन आर्य का था, हिंदुओं का था, आर्य हिंदुओं का। दूसरी चीज़, ठीक। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हिंदुइज़्म के बाद, धीरे धीरे गौतम बुद्ध के बाद वहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हुआ। और बुद्धिज़्म कुषाण वंश के समय, कुषाण वंश मतलब हो गया हाफ एडी, मतलब 100-200 एडी के आसपास, पूरा प्रीडोमिनेंटली पूरा अफ़गानिस्तान बौद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। प्रीडोमिनेंटली मतलब हिंदुइज़्म था और बौद्धिज़्म था, ठीक है। और बाकी कुछ नेटिव जो कल्चर होते हैं, जो नेटिव कुछ प्रैक्टिस, नेटिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, वो थे सारे। तो उसके बाद जो है कुषाण के समय वो पूरा प्रीडोमिनेंटली क्या हो गया, बुद्धिज़्म आ गया, ठीक है, काफ़ी बुद्धिज़्म। और ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट इमेज है, ये क्या है, बामियान। बामियान है, बामियान का बुद्धा स्टैचू, बहुत फेमस स्टैचू है बामियान का बुद्धा स्टैचू। ये कुषाण वंश के समय ही ये सारे बड़े बड़े स्टैचू बने थे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ से काट करके स्टैचू बनाया गया है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये बामियान का स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो इसको जो है 2001-2 में आतंकवादियों ने, तालिबान इस्लामिक आतंकवादियों ने इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से मूर्तियाँ नहीं रह सकती हैं, मतलब इन देयर बुक इट इज़ रिटन। तो फिर ये कब की, ये मतलब मैं वहाँ कल्चर को दिखा रहा हूँ कि बौद्धिज़्म इतना प्रीडोमिनेंटली आ गया कि पूरा ये बामियान में, पूरा बामियान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की बनाई गई उधर। और ये कहाँ पे है बामियान, जो हिंदू कुश का रीजन हमने दिखाया था उसी के आसपास है ये सारा बामियान। तो क्या हुआ, बुद्धिज़्म आया। उसके बाद
900 नहीं, 1000 900 से 1000 1000 AD के आसपास उस समय क्या हुआ, इस्लाम का प्रचार, अरब से आए, प्रचार शुरू हुआ और करीब 200 साल 200 ईयर्स में ये टोटली कम्प्लीटली बाकी सारे रिलीजन वैनिश हो गए, सिर्फ इस्लाम हो गया प्रीडोमिनेंटली। तो क्या था, हिंदुइज़्म, उसके बाद बुद्धिज़्म प्लस हिंदुइज़्म प्लस नेटिव प्रैक्टिसेस, नेटिव रिलीजन भी थे वहाँ के, ठीक है ये। उसके बाद क्या हुआ, ओनली इस्लाम, बाकी सब एक कम्प्लीटली क्या किया, वैनिश कर दिया। बिफोर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट अफगान पीपल मल्टी रिलीजियस, कई रिलीजियस लोग रहते थे, और इस तरह से धीरे धीरे सारे बाकी और जो मल्टी रिलीजन ख़त्म हो गया, सिर्फ इस्लाम प्रीडोमिनेंटली आ गया 1000 AD के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक रिलीजियस हिस्ट्री हम लोग देख लिए किस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई और क्या क्या हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। ये चीज़ें, इस्लामिक इन्वेजन ख़त्म सारा। अब जो है ये बात हम लोग शुरू कर रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास। उस समय जैसा हम सब जानते हैं कि यूरोपियन पावर्स जो थे, मेजर पावर्स, चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे रसिया हो गया या फ्रांस हो गया, इन सब में पूरा एक सुपीरियरिटी का, कौन सुपीरियर है उनका युद्ध चल रहा था पूरे एशिया में कैप्चर करने का, कि एशिया का कौन सा पार्ट मेरा है, तुम्हारा है, यही सब लेकर के हमेशा से, मतलब उपनिवेश को लेकर के, कि हमेशा युद्ध हुआ करते थे। तो इस तरह का टर्माइल उस समय था, 19वीं शताब्दी में शुरू हो गया, 18 के बिगनिंग में, ठीक है। तो वहाँ से एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत हुई। अब एंग्लो अफगान वॉर क्या है, इसका बेसिक क्या है, ये शुरू क्यों हुआ, उस बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दो बड़े यूरोपियन पावर जो थे, जो काफ़ी पावरफुल थे, ऐसे फ्रांस भी था, सब थे, ब्रिटेन और रसिया। तो ब्रिटेन और रसिया, रसिया जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया अफ़गानिस्तान, रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और जो भारत है वो भी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो भारत अफ़गानिस्तान के साथ, मतलब अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा भारत से मिलता है, दूसरा रसिया से। तो ये दोनों जो पावर थे, भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटिशियस का, और उधर रसिया था। रसिया बहुत बड़ा कंट्री था। तो हम दोनों को एक दूसरे से डर लगता था, मतलब ब्रिटिशियस को लगता था कि रसिया इंडिया पे आक्रमण न कर दे, क्योंकि इंडिया जो है, ब्रिटिशियस के लिए इंडिया एक सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ से उनको रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मिलते, सबसे ज़्यादा जो पैसा उनको मिलता था वो इंडिया था। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बाकी सब जगह से उनका शासन चला जाए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडिया पे तो उनको कब्जा बनाए रखना था। तो ये हमेशा से उनको एकदम होल्ड रखना था इंडिया पे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करते थे, आसपास जहाँ छोटा मोटा युद्ध करना हुआ वो करते थे। फिर इन दोनों में टकराव चलता था, रसिया और इंडिया, और बीच में है अफ़गानिस्तान। तो दोनों में ये होता था कि अफ़गानिस्तान में जिसका भी होल्ड होगा ठीक से, वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होगा। तो ये सब, मतलब इसका बैकग्राउंड है कि मतलब हुआ क्या, होता क्या था। तो इस कारण जो है कि एक 1839 में एक एंग्लो अफ़गान वॉर, फर्स्ट अफ़गान वॉर हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो उस समय का एक, क्या नाम है इसका, शाह सूजा, ये वॉर का बस मैं बेसिक ऐसे बता देता हूँ कि वॉर में हुआ क्या, कि दो किंग हैं अफ़गानिस्तान के, दो राजा हैं, एक कह रहा मैं बनूंगा, दूसरा कह रहा है मैं बनूंगा। तो एक जो मतलब ब्रिटिशियस को जिसको लगा कि नहीं इसको बनाने में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि ये रसिया के इंक्लाइन नहीं है, उसको ब्रिटिशियस ने सपोर्ट किया कि तुमको हम बनाएंगे, और जो दूसरा थोड़ा सा रसिया को इंक्लाइन था उसको हटा दिया, उसको नहीं बनाने दिया। तो इसको बना दिया।
तो उसका नाम था, जिसको बनाया शाह शुजा उसका नाम था, ब्रिटिशर्स ने जिसको बनाया, ठीक है ना, उसको बना दिया। इस ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे क्या हुआ, शाह शुजा को बना दिया गया, फिर साल भर बाद उसकी हत्या हो जाती है, दूसरे वाले दोस्त मोहम्मद, ये लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इस ग्राउंड पे युद्ध होता है 1839 में, या 1842 तक चलता है। तो ये युद्ध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनके लिए एंग्लो अफगान वॉर जो होता है, फर्स्ट वॉर जो है, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए एक ब्लैक मार्क जैसा है। वो क्यों कि इस युद्ध में थोपा इन्होंने ही थोपा ब्रिटिशर्स ने, लेकिन हारे यही, और सिर्फ हारे नहीं, 17,000 आर्मीज़ को अफ़गानिस्तानी सैनिकों ने कैप्चर कर लिया, या तो किल कर दिया ब्रूटली, या कैप्चर कर लिया। और एक इस कंडीशन को डिपिक्ट करने के लिए एक फेमस पेंटिंग बनाई गई है, ये उसी एंग्लो अफ़गानिस्तान वार की फर्स्ट जो हुआ उसकी ये पेंटिंग। तो इसमें दिखाता है कि ये जो बंदा दिख रहा है, ये है एक स्कॉटिश सर्जन है ये, जो कि जैसे आर्मी जब जाती थी लड़ने के लिए, तो हर एक तरह के लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स भी होते हैं और भी लोग होते हैं। तो एक सिर्फ स्कॉटिश जो डॉक्टर था, जो सर्जन था, उसको छोड़ा, और बाकी सबको उन्होंने अफगानियों ने मार दिया और कैप्चर कर लिया। तो एक छोड़ दिया कि जा करके अपने मालिक को बताना। तो इस फेमस पेंटिंग को बनाया है कि उस फर्स्ट वॉर में क्या हुआ, किस तरह का कंडीशन था, इससे पता लगता है। तो इसलिए मैंने ये पिक डाल दिया, थोड़ा अंदाज़ा लगे आपको। तो इस हार का बहुत चुभता रहा ब्रिटिशर्स को, फिर वो बस मतलब खोजते रहे, फिर कभी और मौका लगे वॉर के लिए। फिर फर्स्ट एंग्लो वॉर के बाद सेकेंड अफगान एंग्लो वॉर हुआ, सेम वो उसी तरह का रीज़न, इनको मौका चाहिए था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको बहुत बुरी हार थी ये। तो दूसरा हुआ, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, इसमें वो ब्रिटिशर्स जीते, लेकिन कुछ खास इस तरह का हुआ नहीं, कोई ऐसा, थोड़ा एक दो ट्रीटी हुआ, लेकिन कुछ ऐसा काम का नहीं। फिर उसके बाद जो है थर्ड वॉर जो हुआ 1919 में थर्ड वॉर हुआ, एंग्लो अफगान वॉर, वो उसको अफ़गानिस्तान का इंडिपेंडेंट वॉर कहते हैं, इंडिपेंडेंस वॉर। तो इसके बाद इस वॉर के बाद जो है क्या हो गया, अफ़गानिस्तान स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, फ्री हो गया, और वहाँ पे दूसरा एक गवर्नमेंट बन गई, क्या, इमरेत ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। 1919 में फ्री हो गया और जीत अफ़गानिस्तान और फ्री हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये ब्रिटिशर्स इतने समय तक थे, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अफ़गानिस्तान में कौन आता है, रसिया। अब रसिया की एंट्री होती है। दोनों थे दोनों तरफ, रसिया ने उसका ख़त्म हो गया, ब्रिटेन का चला गया, अब रसिया की बारी आई, अब तो एक्सप्लॉइट करना है उसे। फिर क्या हुआ, अब आया रसिया। तो रसिया ने अफ़गानिस्तान में क्यों युद्ध किया, इसका क्या है, तो उसके पीछे छोटा सा एक बैकग्राउंड है, वो हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि कोई भी कंट्री है, उसको अपना बॉर्डर हमेशा सिक्योर रखना है, तो उसके जो भी नेबरिंग कंट्री है उससे रिलेशन उस तरह से मेंटेन रखने होते हैं ताकि हमारा बॉर्डर सिक्योर रहे। तो उस चीज़ को लेकर के रसिया और अफ़गानिस्तान में एक ट्रीटी हुई थी, जिसको बोला जाता है सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप ट्रीटी, 1978 में हुआ था, ठीक है ना। एक बात ये हो गई। फिर जो भी, रसिया बहुत बड़ा कंट्री है ना, मतलब आधी दुनिया समझिए रसिया ही है, आधी दुनिया एग्जैक्टली नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा है रसिया बहुत। तो वो उसे मतलब के साथ कोई भी जो बड़ी कंट्री है, बाकी कंट्रीज़ में भी हो, ताकि उनमें ट्यूनिंग रहे किसी भी तरह, गवर्नेंस को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। और
ये रसिया चाहता था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो थोड़ा तो उनके लिए फ़ायदा है, सब चीज़ होगा, ट्रेड वगैरह सब कुछ चीज़ों के लिए उनके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि झुकाव फिर गवर्नमेंट इस कंट्री का अपने आप आइडियोलॉजी सेम रहेगी तो उधर ही होगा। तो अफ़गानिस्तान में एक इस तरह की गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना कोशिश करने लगा रसिया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करके। तो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी अफ़गानिस्तान में भी था, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता जो कि आर्मी ऑफिसर था, उसने धीरे से वहाँ पे जो करंटली गवर्नमेंट चल रही थी उससे हटा करके खुद लीडर बन गया, खुद जो है पीएम बन गया या प्रेसिडेंट बन गया, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया खुद। तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को रखने वाली सरकार आ गई कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, और यही चाहिए था रसिया को। अब दोनों में सब ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे के जो लोग थे, लोग क्या थे, रेडिकल इस्लामिक फॉलोअर हैं। लगभग इस्लाम में सब रेडिकल इस्लामिक फॉलोअर ही हैं, लगभग हर जगह, बहुत कम जगह नहीं है। तो यहाँ पे कम्युनिज़्म तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट की फ़िलॉसफी है, तो यहाँ के कॉमन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये आइडियोलॉजी, और साल भर के अंदर उसको मार दिया गया। जो भी प्रेसिडेंट बना, जो भी चीफ ऑफ द गवर्नमेंट था उस, तो अब इनके जो कम्युनिस्ट की सरकार थी उस पर ख़तरा आ गया, और ये चीज़ जो है रसिया को पसंद नहीं आया। तो उसने इस ग्राउंड पे सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप ट्रीटी जो था, किस लिए था, क्या था, मिलिट्री, इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस का था ट्रीटी। इस ग्राउंड पे कि वहाँ पे जा कर के हम सही आर्मी भेज रहे हैं इस ग्राउंड पे, और वहाँ पे जा कर के ठीक सरकार की स्थापना करके हम लोग वापस आ जाएंगे, जो कि अभी 2001 से अमेरिका कर रहा था और बिना ऐसे ही चला गया। तो उस ग्राउंड पे इन्होंने शुरू किया। हाँ, फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, तो ये ग्राउंड क्या था उसका, ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जैसे अगर हमको किसी भी कंट्री को उतारना है तो हम ऐसे तो नहीं जा सकते ना कुछ ग्राउंड होगा। जैसे कि 2001 में अमेरिका आया अफ़गानिस्तान में, तो उसके पास एक रीज़न था वैलिड कि जो ट्विन टावर पे हमला हुआ था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसी तरह से इसमें इनके पास एक वैलिड रीज़न ये इन्होंने दिया कि सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसमें मिलिट्री का साफ प्रोविज़न था असिस्टेंस का, और उस ग्राउंड पे इन्होंने मिलिट्री भेजा यहाँ पे। तो 1979 में इन्होंने मिलिट्री भेजा, ठीक है। अब यहाँ से इंटरफेरेंस शुरू हो गया, ठीक है ना, आर्मी आ गई, अब आर्मी आ गई, फिर वॉर शुरू हो गया जैसे भी। तो वहाँ पे गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया, जो भी यहाँ के लोग थे क्या, ये एक पिक्चर है डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पे टैंक वैंक सब आ गया और ये लोकल लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो इस्लामिक रेडिकल लोग थे, इस आइडियोलॉजी को मानने वाले, वो अपना ग्रुप बनाने लगे और ग्रुप बना करके गुरिल्ला वार करने लगे इनके अगेंस्ट। इससे रशियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे इनके। उसकी बैक हैंड में क्या होने लगा, इसमें क्या हुआ कि अब आपको पता है कि कई मेजर पावर हैं दुनिया में, रसिया है, ऐसे तो मेन 2-3 हैं, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है। तो अब रसिया का इसमें इंटरफेयर करना अफ़गानिस्तान में अमेरिका को पसंद नहीं आया, पूरे यूरोप में बाकी लोगों को नहीं पसंद आया, ब्रिटेन को नहीं आया, फ्रांस को नहीं, इन किसी को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने, अमेरिका ने क्या शुरू कर दिया कि वहाँ के जो फ्रिंज एलिमेंट थे, जो भी रेडिकल इस्लामिक फॉलोअर्स थे, उनको सपोर्ट करना शुरू किया थ्रू मनी और आर्म्स। इनको हथियार देना शुरू किया रसिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे ये
वही शुरुआत है आतंकवादी तो फिर क्या हुआ, तो इसमें आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि जो इनको सपोर्ट किया जिन लोगों ने तालिबानियों का, उनमें यूएस, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, यूके के साथ साथ चाइना भी था, जबकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है और हमेशा रसिया का साथ देता है, वो भी इनको अगेंस्ट था, मतलब रसिया के अगेंस्ट था। ठीक है ना। तो एक दो चीज़, ये एक जो हमें पता लगे भूमिका कि भाई क्या क्या हुआ, क्यों वार हुआ वहाँ पे। तो अब ये सब हुआ, लेकिन 10 साल बाद 1979 में आया। 1989 में रूस को समझ में आ गया कि यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। 1989 में वो लीव कर दिया, जैसे अभी अमेरिका ने लीव कर दिया। 20 साल बाद उसको 10 ही साल में समझ में आ गया था। उसके बाद उसने लीव कर दिया। करीब 20 लाख अफ़गान लोग पलायन हुए, भागे, मरे जैसे, और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस वार की वजह से ही जो 1979 से 1989 के बीच हुआ 10 साल का, इसका जो रसिया का जो इन्वेजन था अफ़गानिस्तान में 10 साल का, इसकी वजह से रूस फाइनेंशियली और भी स्ट्रेटजिक लेवल पे इसी वजह से इतना कमज़ोर हो गया था कि 1991 में उसका विघटन हो गया और 15 देश बने रूस से निकल करके। 15 देश में कई सारे मुस्लिम कंट्री थे। तो इस तरह से और भी बड़े सारे रीज़न थे, जिनमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि बहुत हेवी इकॉनमी का लॉस भी हुआ और बाकी और भी तरह से इनके आर्मी के लोग भी मरे, थोड़ा मोरल भी डाउन हुआ। इस वजह से 1991 में रसिया का विघटन हुआ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोवियत रसिया का इस तरह से वहाँ पे एंड हुआ अफ़गानिस्तान में। फिर अब आते हैं, अब नंबर है यूएसए का। हमें पता है 9/11 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोग वहीं मर गए। उसके बाद अमेरिका को फिर तो मारना ही था ऐसे लोगों को। फिर उसने क्या किया, अफ़गानिस्तान पे हमला किया और वहाँ पे जो तालिबान गवर्नमेंट था उसको ख़त्म किया और नया गवर्नमेंट बने उसके लिए प्रोसेस शुरू किया। 2001 में हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन जो उसका चीफ था, उसको मारने में इसको 10 साल लगा अमेरिका को। 2009 या 10 में, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, 9 या 10 में पाकिस्तान में पाया गया। हमला अफ़गानिस्तान पे किया, पाया गया वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एबटाबाद में, जो कि आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसी के पास वो मारा गया ओसामा बिन लादेन। ठीक है। इस तरह से जो मास्टरमाइंड था इसका, उसको तो मार दिया गया, लेकिन ये मास्टरमाइंड था कौन? ये मास्टरमाइंड वही था जो तालिबानियों का सपोर्ट अमेरिका ने करके रसिया के खिलाफ बनाया था, हथियार दिया था। ये उन्हीं का लीडर था। जो सांप अमेरिका ने पाला था, उन्हीं सांपों का ये लीडर था, जो कि उसी को काटा, अमेरिका को। ठीक है ना। तो इस तरह से अमेरिका इंटर किया और 20 साल बाद वापस गया बिना कुछ, अभी सिर्फ इसने इसका डिक्लेरेशन किया था कि हम जा रहे हैं, उसके पहले ही, अभी पूरा गए नहीं थे, 15 अगस्त को वापस तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया। और आज के डेट में आपको पता है कि तालिबान बाकायदा गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो चुका है, मिनिस्ट्री सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और वहाँ पे वापस तालिबानी फैनेटिक मुस्लिम्स का शासन है। ठीक है ना। एक चीज़ ये, और दूसरा, इतने सारे लॉसेस हुए हैं। क्या क्या? $2 ट्रिलियन तो सिर्फ अफ़गानिस्तान में खर्च हुआ है अमेरिका का। $2 ट्रिलियन सिर्फ डायरेक्टली खर्च हुआ है। ऐसे बाकी और चीज़ों को जोड़ करके तो ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया। इतना ट्रिलियन डॉलर तो कितने सारे देशों की मिल की इकॉनमी नहीं होती है जितना इन्होंने अपना खर्च किया यहाँ पे अफ़गानिस्तान में। तो फाइनली अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया और अभी तालिबानियों का शासन है। ठीक है ना। फिर ये हम देख लिए मोटा मोटा क्या हुआ है वहाँ पे। बाकी और कुछ नया होगा कुछ इसमें अपडेट तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।